अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ इस उम्रा मुबारक केक का स्पंज बनाने की रेसिपी, इसकी फ्रॉस्टिंग और इसके टॉपर्स तैयार करने की कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगी। अच्छा, मैं ग्राम में भी और कप्स मेजरमेंट के साथ भी दोनों तरह से ये रेसिपी आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने लिया था 6 इंच का एक केक टिन। इसको मैंने बटर पेपर लगा के, ऑयल वगैरह लगा के रेडी करके रख लिया था। अब यहाँ पे पतीला बेकिंग कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले एक अदद पतीली लेंगे और इसके अंदर आपने रख के इस टिन को चेक करना है कि आया मेरी पतीली का साइज़ मेरे केक मोल्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो यहाँ पे जनाब, आपके पास अगर कोई स्टैंड हो तो आपने वो यूज़ कर लेना है, अगर नहीं तो मैं ज़्यादातर ये मट्टी की जो होती है ना ठूठी, जिसमें खीर डालते हैं, यही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखें, इसके ऊपर मैंने टिन को रखा है। अब ढक्कन बंद करके चेक कर लिया है कि जी केक फूलेगा तो ऊपर से मेरे ढक्कन के साथ टकराएगा तो नहीं। तो नहीं जी, ये बिल्कुल परफेक्ट था। 2-2 इंच ढक्कन जो है उसके दरमियान में फासला था टिन से, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, अगर मैं स्टैंड रखती ना तो इस टिन ने ऊंचा हो जाना था, फिर ऊपर से इसने ढक्कन के साथ टकरा जाना था। तो मैं ज़्यादातर मिट्टी की यही वाली प्लेट, जिसे मिट्टी की ठूठी कहते हैं ना, इसमें खीर वगैरह डालते हैं, मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। ये 10-15 रुपए की आम मिट्टी के बर्तनों की दुकान से इजीली मिल जाती है। मैंने 10-15 खरीद के रखी हुई हैं, जब कभी ज़रूरत हो तो इनको यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए जी, सबसे पहले आपने जिस भी पतीले में बेकिंग करनी है ना, उसके साइज़ को ज़रूर चेक कर लेना है। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, पतीले को चूल्हे पे रख दिया था प्री हीट होने के लिए। फ्लेम नीचे मैंने मीडियम रखा हुआ है और 10 मिनट तक मैं इसे इसी तरह से प्री हीट होने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं अपने केक का बैटर रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, एक बाउल के अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के अंडे लिए हैं। अच्छा, बड़े साइज़ के अंडों से क्या मुराद है, तो ये देखिए, अंडों का वज़न जो है ना, वो 56 से लेके 60 ग्राम के दरमियान जो होता है ना, तो इससे केक का स्पंज बहुत अच्छा बड़ा-सा फूला-सा तैयार होता है। तो एक बिल्कुल छोटे-छोटे से अंडे होते हैं, उनके साथ केक का स्पंज इतना फूलता नहीं है, छोटा-सा ही तैयार होता है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि 60 ग्राम तक ही इनका वज़न है। अच्छा, केक के लिए आपने जो भी बाउल इस्तेमाल करना है ना, हमेशा डीप बाउल इस्तेमाल करना है। क्योंकि 2 अंडों की रेसिपी है, तो डीप बाउल के अंदर ही बीटर सही मूव करेगा। अगर आप बड़ा सारा बाउल ले लेंगे ना, तो 2 अंडे हैं, बीटर के ब्लेड ही नहीं पहुँचने वहाँ तक और ना ही इन्होंने प्रॉपर बीट होना है। 2 अदद अंडे थे, तोड़ के मैंने डाल दिया इनको बाउल के अंदर। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पिसी हुई चीनी, जो कि नॉर्मल मिक्सी जार में पीस के आप लोगों ने घर पे ही रेडी कर लेनी है। और इसको देखें कैसे आपने अब मेजर करना है। ये देखें, ये वाले कप आपने इस्तेमाल करने हैं। इनको आपने टेयर कर लेना है कप के वज़न को। अब इसी कप को मैं देखें, पिसी हुई चीनी इस तरह से डालनी है आपने और इसे इस तरह से लेवल करना है। लेवल करने के बाद देखें, ये अब चीनी का वज़न हो गया है ज़्यादा, जबकि मुझे सिर्फ़ चाहिए थी 60 ग्राम चीनी। अब क्या करेंगे, इसमें से 1.5 टेबल स्पून चीनी आपने निकाल देनी है। यानी आपने पहले लेवल करके लेना है आधा कप चीनी पिसी हुई, उसके बाद उसमें से 1.5 टेबल स्पून निकाल देंगे, तो ये तकरीबन आपका 60 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। लेकिन आप लोग ना एक किचन स्केल ज़रूर खरीदें, अगर आप चाहते हैं परफेक्ट बेकिंग करना, तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ही परफेक्ट बेकिंग होती है। ये कप्स वाला जो काम है ना, ये हमेशा ऊपर नीचे हो जाता है, जितना मर्जी इसे आप नाप नाप के इस्तेमाल करें। लेकिन ये है कि चलें, जो घर पे बेकिंग कर रहे हैं वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर रेसिपी इनकी ऊपर नीचे होगी भी तो फिर भी बन जाएगी, लेकिन ऑर्डर वर्क वाले जो है ना, वो लाजमी किचन स्केल जो है वो यूज़ करें। तो यहाँ पे देख लें, ये 60 ग्राम चीनी थी, जो कि आधे कप के मुताबिक थोड़ा सा देखें कप ऊपर से खाली है, यानी 1.5 टेबल स्पून आपने निकाल देना है। तो फिर ये आपकी 60 ग्राम के इक्वल हो जाएगी। और यही वाले कप इस्तेमाल करने हैं, ब्लैक वाले जो हैं, क्योंकि हर कप के अंदर ना मेजरमेंट भी फ़र्क आ जाती है। अब यहाँ पे इसके अंदर मैंने डाल दिया था हाफ टी स्पून वनीला एसेंस। अच्छा, इसकी मिक्सिंग हम बाद में करते हैं, पहले मैं ना मैदा भी मेजर करके आपको दिखा दूं, ताकि ये मेजरमेंट वाला काम तो ख़त्म हो। तो यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले एक कप का वज़न टेयर कर देंगे और यहाँ पे मुझे 80 ग्राम मैदा चाहिए था, जो कि मैंने इसे जब इसको मेजर किया है ना, तो यहाँ पे मैं आपको फाइनली ये दिखाती हूँ कि ये आप देख लें, मैंने किचन स्केल पे इसे मेजर किया है, तो ये पौना कप मैदा है। ऊपर से आप देख सकते हैं आधा आधा इंच कप खाली है। 3/4 कप मैदा इक्वल होगा 80 ग्राम मैदे के। तो इसे भी एक साइड पे रख लेंगे। तो चलिए जी, अब अपना स्टार्ट करते हैं केक बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले 2 अंडों को, 60 ग्राम चीनी को और एक हाफ़ टी स्पून जो हमने डाला है इसमें वनीला एसेंस, इन्हें हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, डीप बाउल था तो इसके अंदर ईज़िली बीटिंग हो रही है। ब्लेड जो हैं उसके अंदर घूम रहे हैं। अगर यही बाउल फ्लैट होता तो आपके 2 अंडे जो है ना, ये बीट करने मुश्किल हो जाने थे। इसलिए जब भी आपने 2 अंडों की रेसिपी बनानी है या कम आपका हो अंडों का मटीरियल, तो आपने डीप वाला बाउल यूज़ करना है। तो अब इसके देखिए, अंडों को मैंने बीट कर लिया था। कितना बीट किया है ये देखिए, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बता दिया है कि आपने अंडों को इतना क्रीमी और फ्लफ़ी होने तक बीट करना है। इस तरह से उठा के ये लाइनें आप बनाएँ, तो ये सरफ़ेस पे स्टे करनी चाहिए 1-2 सेकंड तक। तो ये देखिए, ये लाइनें बन रही थी, बिल्कुल क्रीमी और फ्लफ़ी हो चुके थे अंडे हमारे। तो बस अब क्या करेंगे, ऑयल लेंगे, जो कि मैंने लूँगी 40 ग्राम और यहाँ पे मैंने 1/4 कप लिया था कुकिंग ऑयल। और इस तरीके से आपने थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट जगहों पे डालना है और बिल्कुल लो स्पीड पे बीटर चला के इस ऑयल को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ऑयल की मिक्सिंग मैंने कर ली थी लो स्पीड पे बीटर को चलाते हुए, मुख्तलिफ जगहों पे डालते हुए। बस ऑयल डालने के बाद आपने बीटर ज़्यादा नहीं चलाना,
1 से 2 सेकंड में मैंने ऑयल मिक्स किया है और बीटर को हटा दिया है। अब छलनी रखेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे ये मैदा जो कि 80 ग्राम मैंने लिया है और अब हाफ़ टी स्पून लेवल करके आपने बेकिंग पाउडर डाल देना है। मिक्स कर लेंगे बेकिंग पाउडर को और मैदे को अच्छी तरह से और इसे आपने छानते हुए 1 से 2 वेजेज़ में ऐड करना है और कट एंड फोल्ड मेथड के साथ इसको फोल्ड करना है। अच्छा बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा इस्तेमाल नहीं करना। बहुत से लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा एक ही चीज़ है, तो नहीं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ, बेकिंग सोडा और मीठा सोडा एक ही चीज़ होती है। मीठे सोडे को ही हम बेकिंग सोडा कहते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर टोटली डिफरेंट है। तो इस रेसिपी में हम बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपने स्पैचुला के साथ एक ही डायरेक्शन पे बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसे फोल्ड करना है। जैसे ही मैदा नज़र आना बंद हो जाए, फ़ौरन से आपने अपने हाथ को रोक देना है। ओवर मिक्सिंग हरगिज़ नहीं करनी, वरना केक आपका बैठ जाएगा, रबड़ की तरह का स्पंज बनेगा, फूलेगा हरगिज़ नहीं। यहाँ पे देखिए 2 बैचेज़ में मैंने टोटल मैदा और बेकिंग पाउडर ऐड किया है और बिल्कुल इसी तरह हल्के हाथों के साथ मैंने स्पैचुला के साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए इसको फोल्ड कर लिया है। ठीक है, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है आपने, मैं बार-बार बता रही हूँ। बहुत से लोग इस स्टेप पे गलती करते हैं कि ओवर मिक्सिंग करते हैं, मैदा नज़र आना बंद हो जाता है, फिर भी फेंटे लगाए ही जाते हैं तेज़-तेज़, यहाँ तक कि वो बिल्कुल स्पंज सारा ये बैठ जाता है। अच्छा 1 टेबल स्पून मैंने दूध डाला है। क्यों डाला है? मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी हार्ड लग रही थी, थोड़ी ज़्यादा थिक लग रहा था, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून दूध ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए अब बिल्कुल इसकी नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी हो गई है। अच्छा थोड़ा-सा ना ये काम आपको एक्सपीरियंस जब करेंगे ना 1 से 2 दफ़ा तो आपको बड़े अच्छे से आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने इसे डाल दिया था मोल्ड के अंदर जो कि हमने रेडी करके रखा था और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा-सा इसे टैप-टैप कर लेंगे, इससे क्या होता है इसके सारे एयर बबल निकल जाते हैं। अच्छा यहाँ पे पतीली बड़ी तेज़ गर्म हो गई थी, ये कि हाथ नहीं लग रहा था। तो इसके अंदर जल्दी से इस केक मोल्ड को रखेंगे और फ़ौरन से आपने ढक्कन को बंद कर देना है। नीचे फ्लेम आपने ऊपर कोई भारी चीज़ आपने रख देनी है, कुछ भी ना हो तो ईंट रख दें कोई। और उसके बाद नीचे आपने फ्लेम कितना करना है मैं आपको फ्लेम भी चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए जैसे चावलों को दम लगाते हैं ना उससे थोड़ा-सा तेज़, 1 नंबर कह लें तेज़ रखना है उससे और इसे आपने 25 मिनट तक तो बिल्कुल भी नहीं खोलना दरमियान में। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है ना तब तक मैं आपको दिखा दूँ इस केक के ऊपर जो टॉपर लगने हैं वो हम कैसे तैयार करेंगे। अच्छा यहाँ पे मेरे पास फॉन्डेंट थी, फॉन्डेंट के अंदर मैंने 1 ड्रॉप डाल के ना येलो फूड कलर का, तो ये ऑफ व्हाइट कलर की तैयार की थी फॉन्डेंट और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा येलो फूड कलर डाल के तो ये येलो कलर की फॉन्डेंट जो थी इसे सॉफ्ट कर लिया था। अब यहाँ पे ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, थोड़ा-सा इसको लगा के तो उसके बाद मैंने ये जो येलो वाली फॉन्डेंट है इसके साथ तस्बीह तैयार करनी है और जो ऑफ व्हाइट वाली फॉन्डेंट है इसके साथ वो स्टेम तैयार करनी है जो कि ऊपर लगानी है हमने उम्रा मुबारक की। तो पहले मैं आपको स्टेम दिखा दूँ मैं कैसे तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस फॉन्डेंट को बेल लिया था। अच्छा फॉन्डेंट को स्मूथ करते हैं पहले थोड़ा-सा इसे मसल के, तो वो मैंने करके रखी हुई थी ये। तो आप लोगों ने पहले इसे स्मूथ करना है, उसके बाद इसे इस तरह से बेल लेना है। बेलने के बाद यहाँ पे देखिए ये मेरे पास उम्रा मुबारक की स्टैम्प थी, ये आपने इस तरह से रखनी है इसके ऊपर और इसे अच्छे से प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए पूरा ज़ोर लगा के मैंने इसको प्रेस कर दिया था और यहाँ पे ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टैम्प जो है हमारी, ये देखिए ये प्रिंट हो गई थी। ये देखिए ये मैं आपको करीब से करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त एम्बॉस हो गई है ये। तो बस इस तरह से आपने इसको लगा लेना है। अच्छा फॉन्डेंट के अंदर ना मैंने टाइलोस पाउडर थोड़ा-सा मिलाया था। यहाँ पे देखिए ये 6 इंच का केक टिन है जिसके अंदर मैंने केक को बेक किया है ना, उसी तरह का एक टिन मेरे पास और था तो मैंने उसके ऊपर रखा है इस फॉन्डेंट को। क्यों रखा है? ताकि मैं चेक कर सकूँ कि मुझे किस साइज़ के कुकी कटर के साथ इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लिया है कि मेरे केक के ऊपर कितनी स्पेस चाहिए इस टॉपर को। तो उसके हिसाब से ना मैंने ये वाला कुकी कटर सेलेक्ट किया है छोटे वाला। क्योंकि केक था ये ऊपर से 6 इंच का, तो उसके ऊपर देखें इसके एक साइड पे तस्बीह आनी थी, एक साइड पे खजूरें थी और एक साइड पे फिर ये आएगा स्टैम्प। तो आप लोगों ने इसी तरह अपने केक मोल्ड के ऊपर रख के टॉपर्स को तो इसका अंदाज़ा लगा के उसके मुताबिक इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट इसकी कटिंग हो गई थी। अब यहाँ मैं तस्बीह का अंदाज़ा लगा रही हूँ कि कितनी स्पेस चाहिए उसे और यहाँ पे मैं मोल्ड निकाल रही थी, एक तस्बीह जो बनानी थी उसके लिए। तो व्यूअर्स ये बड़ी मेहनत का काम होता है जब हम टॉपर्स तैयार कर रहे होते हैं ना फॉन्डेंट के, तो यकीन करिए इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है। इनको बनाने का मज़ा भी आता है, जिन लोगों को क्रिएटिव काम करने का शौक है ना, मज़ा तो उनको आता है लेकिन टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। तो टाइम इज़ ऑल्सो मनी, हमने अपनी मेहनत का ही चार्ज करना होता है। जब आप लोग कस्टमाइज़ केक तैयार करवाते हैं ना, तो आप लोग कहते हैं 1 पाउंड का तो केक है, ऊपर क्या 2 टॉपर हैं, तो जनाब इन 2 टॉपर्स को बनाने के पीछे जितनी मेहनत है ना, वो आप जब देखते हैं ना, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं, जो हमने बिल्कुल ठीक पे किया है। ये देखें, ये मैं पहले आपने फॉन्डेंट लेनी है, उसके अंदर कलर की मिक्सिंग करनी है, उसके बाद टाइलोस मिलाया है, उसे हार्ड किया है। अब मैं इसे देखें, ये वाला जो मोल्ड है ना, ये बीट्स वाला, इसके अंदर देखिए मैंने येलो फॉन्डेंट जो थी उसको इस तरह से पहले मैंने इसे इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगा दिया था मोल्ड के अंदर ताकि ये फॉन्डेंट अंदर चिपके नहीं। उसके बाद देखिए मैंने फॉन्डेंट अंदर रख के अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। अब मैं देखिए छुरी के साथ सारी एक्स्ट्रा फॉन्डेंट जो है ना ऊपर से इस तरह एक साइड से अपने हाथ रखना है, एक साइड से आपने ऊपर से एक्स्ट्रा सारी फॉन्डेंट जो है ये काट के इस तरह से निकाल देनी है।
बाकी सारी फॉन्डेंट जो है उसे आपने अच्छे से प्रेस कर देना है इस मोल्ड के अंदर, और उसके बाद आपने इस तरह से इसे उल्टा करना है और इस तरह निकालते जाना है। तो देखिए कितनी आसानी के साथ, कितनी परफेक्ट शेप के साथ ये तस्बीह निकल के आ रही है। अच्छा, फॉन्डेंट के अंदर मैंने येलो कलर की तस्बीह क्यों बनाई है, आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि ये टॉपर मुझे बनाना था गोल्डन कलर में। तो येलो कलर के ऊपर जब आप गोल्डन डस्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो बड़ा उभर के कलर आता है, बड़ा प्यारा-सा। यही कलर मैं अगर व्हाइट के ऊपर करती ना गोल्डन, तो इतना उभरना नहीं था, वो ऐसे डल-डल सा आना था। लेकिन जब आप येलो पे करते हैं तो बहुत परफेक्ट आता है। यहाँ पे देखिए केक मोल्ड के ऊपर ही रख के मैंने तस्बीह की शेप दी है, तस्बीह का साइज़ जो है वो कन्फर्म किया है। उसके बाद उसके आगे वाला जो हिस्सा है, इसको भी देखिए मैंने इस तरह से शेप दे के, तो इसको भी मैंने अंदाज़े से रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे खजूरें भी देखिए मैंने उसके ऊपर रख के उनकी भी जगह सेलेक्ट कर ली थी, और क्रीम को मैंने व्हिप करके पाइपिंग बैग में भर लिया था। तो यहाँ पे मैंने 9 बाय 9 इंच का स्क्वायर मोल्ड लिया था। इसके ऊपर इस तरह से थोड़ी-सी क्रीम लगाई थी और केक की एक लेयर को इस तरह से रख के हल्का-सा प्रेस कर दिया था। अब इसे मैं सोक कर लूँगी, तो सोक करने के लिए मैंने कंडेंस्ड मिल्क 1 टेबल स्पून भर के डाला था 1 कप दूध के अंदर। तो उस दूध के साथ मैं इस केक को सोक कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए सोकिंग मैंने कर ली थी। सोकिंग आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी, बहुत कम भी नहीं करनी कि बिल्कुल ड्राई सा केक लगे, और इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी कि दूध इसमें से बह-बह के निकलना शुरू हो जाए। बस आपने नॉर्मल सा चम्मच के साथ इसे डालते जाना है कि सारी जगह जो हैं गीली हो जाएँ, कोई भी जगह इसकी ड्राई नहीं रहनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जनाब केक को पतीली से निकाल के उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की। स्पंज का कलर बड़ा प्यारा आया था, मैंने कलर भी दिखाया, लेकिन पता नहीं वीडियो का वो पार्ट कहाँ चला गया। आई थिंक कि वो किसी और पार्ट के साथ था, तो जब मैंने इसमें से डाटा डिलीट किया है, तो उसके साथ ही वो पार्ट डिलीट हो गया है। तो जब आगे से वीडियो बस यहीं से स्टार्ट हो रही थी, तो लिहाज़ा अब आपको मैं ये तो नहीं दिखा सकी कि केक बेक होने के बाद उसपे कलर कैसा आया और वो कैसा बन के तैयार हुआ, लेकिन आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, ये मैंने उसी स्पंज को 3 लेयर्स में कट कर लिया था, और 2 अंडों की इस मेजरमेंट के साथ मैंने 1.5 पाउंड का ये केक तैयार किया था। यहाँ पे देखिए थोड़ी-सी मैंने क्रीम लगाई है, थोड़ी-सी कैरेमल सॉस लगाई है। कैरेमल सॉस को मैंने क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके मर्ज कर दिया है। इस तरह से क्या होता है, क्रीम के अंदर बहुत अच्छा-सा फ्लेवर आ जाता है। अब अच्छी तरह से किनारों से भी नीट कर लेंगे इसको, ऊपर से भी नीट कर लेंगे, और इसके ऊपर जनाब मैं डाल दूँगी कैरेमल क्रंच। ये मेरा होममेड कैरेमल क्रंच है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैंने कुछ दिन पहले शेयर की थी, तो वहाँ से देख के ईज़िली आप इस कैरेमल क्रंच को घर पे तैयार कर सकते हैं। थोड़ा-सा लेवल करके थोड़ी-सी मैंने इसके ऊपर क्रीम लगाई थी, क्रीम लगाने के बाद इसे लेवल करके मैंने इसके ऊपर रख दिया था केक की दूसरी लेयर को। तो यहाँ पे केक की दूसरी लेयर को रख के मैंने हल्का-सा प्रेस कर दिया था, और केक के ना किनारे से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि इस पे कलर कितना शानदार आया था। अच्छा, जो हम केक को बेक करते हैं पतीले के अंदर, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, बड़ी अहम टिप है ये। तो उसे आपने किनारे से लाज़मी सोक करना है। ये देखिए मैं दूध को ना किनारे-किनारे पे डाल रही हूँ, वो इसलिए कि जिस केक को हम पतीले में बेक करते हैं ना, इसका किनारा अक्सर थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो ओवन में बेक किया जाता है। जो केक हम ओवन में बेक करते हैं उसका किनारा बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन पतीले वाले केक के अंदर किनारा थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि किनारा थोड़ा हार्ड है तो ये कैसे सॉफ्ट होगा। आपने क्या करना है, सोकिंग के दौरान थोड़ा-सा दूध या शुगर सिरप जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे आपने चम्मच के साथ किनारे-किनारे पे लाज़मी थोड़ा-सा डाल देना है। तो ये किनारा भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी-सी क्रीम मैंने किनारे पे लगा के पहले उसे सिक्योर किया है, उसके बाद थोड़ी-सी क्रीम ऊपर लगा के इसे लेवल कर लिया था, और इस तरीके से मैंने केक की क्रम्ब कोटिंग कर रही हूँ। अब आप यहाँ पे देखते जाएँ कि मैं कैसे केक को क्रम्ब कोट कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ी-सी देखिए मैंने क्रीम लगाई है, ये इसकी फाइनल लेयर थी इसके ऊपर, और इस तरह से पैलेट नाइफ़ के साथ ना आपने बिल्कुल लेवल कर लेना है क्रीम को। किनारों से भी आपने बिल्कुल लेवल कर लेना है, ऊपर से भी। इसे कहते हैं क्रम्ब कोटिंग, ये आपने लाज़मी करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपके केक की नीट फ्रॉस्टिंग हो। तो जनाब यहाँ पे मिसेज़ शाहनवाज़ हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया। उन्होंने कहा कि मैंने आज फर्स्ट टाइम आपकी वीडियो देखी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कमेंट में क्या लिखूँ, कि इतनी ईमानदारी से भी कोई किसी को बेकिंग सिखा सकता है। तो जी हाँ, मिसेज़ शाहनवाज़, बहुत सारे लोग हैं मेरी तरह से क्या, मेरे से भी अच्छी-अच्छी बेकिंग सिखा रहे हैं जो। तो ये है कि वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, कोई काबिल हो तो हम शानें कई देते हैं, ढूँढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को ढूँढने का इरादा कर लेते हैं ना, तो यकीन करें आपको बहुत अच्छे-अच्छे टीचर मिलेंगे, वर्चुअल टीचर यूट्यूब पे भी, जो मुझसे भी अच्छी बेकिंग सिखाने वाले मौजूद हैं। तो बस ये है कि आप लोगों में सीखने का जज़्बा होना चाहिए, और दूसरा यही बात कि आपने परफेक्ट मेजरमेंट के साथ परफेक्ट रेसिपी को फ़ॉलो करना है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानी के साथ आप लोग बेकिंग सीख जाएँगे यूट्यूब देख के ही। यहाँ पे मेरी एक और सब्सक्राइबर है जी, इनकी जो आईडी है ना वो है रंगबाज़ के नाम से। इन्होंने कहा जी मैं बेकिंग सीखना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल बेसिक एक केक बनाना सिखा दें। तो अब देखिए आईडी रंगबाज़ के नाम से है, पता नहीं इन्होंने क्या सोच के ये नाम रखा हुआ है, लेकिन ख़ैर ये आज मैंने आपको बिल्कुल बेसिक केक स्पंज सिखा दिया है, कप्स मेजरमेंट के साथ भी, और
ग्राम्स मेजरमेंट के साथ भी। तो आई होप कि देखें आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैंने केक की क्रम्ब कोटिंग कंप्लीट कर ली थी। केक बोर्ड को साफ़ कर लिया था। अब इसे उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया था 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। जब तक केक हमारा ठंडा हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ कि हमने टॉपर्स को ये गोल्डन डस्ट को कैसे रेडी करके तो उसे पेंट करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये बेक हाउस से मैंने मंगवाई है गोल्डन डस्ट। इस तरह से ये गोल्डन एडिबल होती है। इसे आपने थोड़ा-सा देखिए 3 से 4 चुटकी मैंने डाल ली है और इसके अंदर मैं 8 से 10 कतरे डालूँगी कुकिंग ऑयल के। ठीक है, बिल्कुल मुनासिब से डालना है। बस आपने एक गाढ़ा-सा पेस्ट जो है इसका इस तरह से रेडी कर लेना है। तो ये गोल्डन डस्ट जो है ये आपको बेक हाउस से, बेक अवे से या ऑनलाइन किसी भी बेकिंग शॉप से मिल जाती है, लेकिन आपने अच्छे वाली ब्रांडेड क्वालिटी वाली यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये ब्लैक वाले टॉपर्स और येलो वाले टॉपर्स ये मैंने सारे इकट्ठे ही तैयार किए थे। तो आपको मैं सिर्फ़ अब ये वाले दिखा रही हूँ जो कि मैंने तस्वीर और ये वाली गोल्डन जो स्टैम्प तैयार की थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने इन दोनों टॉपर्स को रेडी करके ना, तो इनको मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक ना इसी तरह से छोड़ दिया था। तो देखिए कितने अच्छे स्टेबल हो गए हैं और ड्राई हो गए हैं। तो क्योंकि मैंने फॉन्डेंट के अंदर टाइलोस पाउडर ऐड करके फिर ये टॉपर्स तैयार किए थे, तो टाइलोस का ये काम होता है कि ये हमारी फॉन्डेंट को हार्ड कर देती है, स्टेबल करती है और टॉपर्स जो हैं अपनी शेप बड़ी अच्छे तरीके से होल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तस्बीह जो थी इसने अपनी शेप कितने अच्छे तरीके से होल्ड कर ली थी। अब मैं इसको गोल्डन डस्ट के साथ कवर कर रही हूँ और यहाँ पे देखिए येलो कलर के ऊपर जब मैं गोल्डन डस्ट लगा रही हूँ ना, तो कितना ज़बरदस्त ये ब्राइट सा कलर आ रहा है। जबकि अगर मैं ये वाइट फॉन्डेंट की तस्बीह बना के उसके ऊपर गोल्डन डस्ट करती तो ये ढल सी बन के तैयार होनी थी। इसमें इसमें इतना ज़्यादा उभर के नहीं था आना। तो जब भी आपने गोल्डन डस्ट किसी चीज़ पे यूज़ करनी हो तो कोशिश करिए उसमें थोड़ा-सा येलो कलर ऐड कर दें। यानी येलो कलर के साथ आप उस टॉपर को तैयार करें तो उसमें फिर गोल्डन कलर जो है ना येलो के ऊपर वो थोड़ा उभर के आता है, प्रोमिनेंट होता है और शाइनी सी एक लुक आती है इसके अंदर। तो जनाब मिसेस शाहनवाज़, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ढेरों दवाएँ दी मुझे। उसके अलावा फ़ायज़ा ख़ान ने कहा बहुत अच्छा सिखाती हैं आप अनबॉक्सिंग की वीडियो भी बना दें। तो फ़ायज़ा ख़ान किस चीज़ की अनबॉक्सिंग की आप बात कर रही हैं? मुझे आपके कमेंट की समझ नहीं आई। तो आप मुझे बताइएगा ज़रा कि आप किस चीज़ की अनबॉक्सिंग देखना चाह रही हैं? रमीज़ राजा यूक्यूएफ के नाम से आईडी है। ये कहती है मैं गाँव में रहती हूँ, मेरा केक का स्पंज का कलर ब्लैक हो जाता है दिखने में, अंदर से स्पंज ठीक नहीं बनता। तो आपने ये करना है कि आपने इस रेसिपी से स्पंज तैयार करना है, तो इंशाल्लाह बेहतरीन बन के तैयार होगा। हामिज़ B3B के नाम से इनकी आईडी है। ये कहती हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा सिखा रही हैं आप। और इस्लामिक वीडियो एंड वज़ाइफ के नाम से इनकी आईडी है। ये कह रही हैं अल्फ़ाबेट के केक पर कैसे लगाया है आपने? तो चलें आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि अल्फ़ाबेट्स को मैंने कैसे लगाया था। उसके अलावा जनाब बेकिंग एंड कुकिंग विद उम्मे मिहास, ये कह रही है मैं जब फाइनल आइसिंग करती हूँ तो उसके ऊपर बहुत सारे डॉट बन जाते हैं, तो मुझे उसका कोई सॉल्यूशन बता दें। तो डियर आप ऐसा किया करें, आप फाइनल आइसिंग करने से पहले ना केक को फ्रिज में रख के अच्छी तरह से चिल किया करें 4-5 घंटे। ठंडे केक के ऊपर जब आप फाइनल आइसिंग करेंगी ना तो बड़ी नीट होगी। उसके अलावा ये है कि क्रीम को व्हिप करके उसे एक दफ़ा स्पैचुला के साथ अच्छी दफ़ा मिक्स किया करें ताकि उसमें से सारे एयर बबल वगैरह निकल जाएँ। फिर आप उस क्रीम के साथ फाइनल फ्रॉस्टिंग करेंगी ना तो बिल्कुल शानदार होगी, कोई भी उसमें डॉट वगैरह नहीं आएँगे। अभी मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। उसके अलावा रंगबाज़ के नाम से जिनकी आईडी है ना, इन्होंने भी मुझसे पूछा है जी कौन-सी क्रीम सही व्हिप होती है? आप मुझे उस क्रीम का नाम बता दें। तो मैं यहाँ पे व्हिपी व्हिप और फ्रॉस्टी बस 2 क्रीम्स हैं जो यूज़ करती हूँ। दोनों का ही रिज़ल्ट अपनी-अपनी जगह शानदार है। व्हिपी व्हिप का मुझे टेस्ट अच्छा लगता है और जो फ्रॉस्टी है उसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है, तो बस मुझे जो भी मिल जाए मैं दोनों ही यूज़ कर लेती हूँ। उसके अलावा ढेरों सारी दुआएँ दी हैं आप सब लोगों ने, तो आप सबका बेहद शुक्रिया। उसके अलावा ज़ैनब, खतीजा और हाजरा ये 3 नाम से आईडी है। तो इन्होंने भी बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट किए हैं, तो आप सबका भी बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पे देखिए जनाब ये मैं फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ केक को। मैंने केक को 5 से 6 घंटे के बाद फ्रिज से निकाला है। केक मेरा बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका था। अब मैंने क्रीम को व्हिप किया था, उसमें मैंने 2 ड्रॉप डाले थे येलो फूड कलर के। तो देखिए कितना इसका ऑफ व्हाइट सा शेड आ गया क्रीम का। इसको मैंने पूरे केक को पहले कवर किया है पाइपिंग बैग के साथ, उसके बाद मैं टॉप से सबसे पहले इसको करूँगी नीट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए पैलेट नाइफ़ के साथ इस तरह टर्न टेबल को आपने घुमाते हुए केक को सबसे पहले ऊपर से नीट कर लेना है। उसके बाद लेना है आपने ये वाला स्क्रैपर और इसके बिल्कुल हल्का-सा आपने रखना है केक के साथ 90 के एंगल पे और इस तरीके से आपने केक के किनारे को नीट कर लेना है। तो ये देखिए, बस तेज़ी से आपने टर्न टेबल को घुमाना है और ऊपर से आपने स्क्रैपर को बस हल्का-सा क्रीम के साथ रखना है। इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना कि आप सारी क्रीम ही उतार दें ऊपर से और स्क्रैपर को अंदर ही घुसेड़ दें। बस हल्का-सा देखिए मैंने साथ रखा है और नीचे से टर्न टेबल को तेज़ी से घुमाया है तो इसका किनारा देखिए कितना नीट हो गया है। अब जितनी भी क्रीम ऊपर की तरफ गई है एक्स्ट्रा, इसे आपने इस तरह पैलेट नाइफ़ के साथ करना है अंदर की तरफ और हर बार आपने पैलेट नाइफ़ को साफ़ करते जाना है स्क्रैपर के साथ। तो ये देखिए मेरे लेफ्ट वाले हैंड में ना स्क्रैपर है जिसके साथ मैं बार-बार पैलेट नाइफ़ को साफ़ कर रही हूँ। वो अक्सर वीडियोज़ में आपको नज़र नहीं आता, लेकिन मैं पैलेट नाइफ़ को हर बार साफ़ करती हूँ, फिर मैं उसे केक के ऊपर यूज़ कर रही हूँ।
तो ये देखिए कितना नीट हो गया है हमारा केक ऊपर से। और यहाँ पे मैंने ये लिया था फ्लेक्सी स्मूदर, इसे मैंने इस तरीके से एक दफ़ा चला दिया था, तो बिल्कुल पतली सी क्रीम की जो लेयर है ना, देखें ये ऊपर से उतरेगी और क्रीम बिल्कुल नीट हो जाएगी, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसकी फ्रॉस्टिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब थोड़ा-सा देखें मैंने इस केक को ऊपर से भी नीट कर लिया था और छोटे वाली जो पैलेट नाइफ़ थी इसकी मदद से मैंने इसके सेंटर में इस तरह से ये वाला डिज़ाइन बना लिया था। ये देख सकते हैं आप। डिज़ाइन बनाने के बाद दोबारा से मैंने इसे थोड़ा-सा इस तरह से फिनिशिंग के साथ नीट किया था। अब मैं केक बोर्ड को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी और यहाँ पे केक के जो एज के ऊपर ना मैं थोड़ा-थोड़ा गोल्डन डस्ट ब्रश की मदद से इस तरीके से लगा दूँगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और जो केक की रेफरेंस पिक्चर मुझे कस्टमर ने शेयर की थी ना, तो उसके ऊपर भी इस तरह से हल्का-हल्का गोल्डन डस्ट जो है वो अप्लाई हुई थी। तो ये देखिए यहाँ पे बस हल्का-हल्का देखें ब्रश को आपने रखना है और इस तरह से आपने ये एज बना लेना है। अब रखेंगे जनाब इसके ऊपर वो टॉपर जो कि हमने रेडी करके रखे थे। तो देखिए केक टिन के ऊपर मैंने टॉपर्स रख के, तो मैंने जैसे-जैसे तैयार किए थे बिल्कुल उसी तरह से ये मेरे केक के ऊपर फिट आ गए हैं। कोई भी टॉपर बड़ा-छोटा नहीं हुआ और कोई भी स्पेस इधर-उधर नहीं हुई। तो इस तरह आपने कोई भी केक तैयार करना है ना, तो आपने उसके मोल्ड को उल्टा करके उसके ऊपर सारे टॉपर्स का साइज़ वगैरह जो है उसे मेज़र करके फिर आपने तैयार करना है, तो आपके केक के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे टॉपर। ये कम-ज़्यादा इनका साइज़ नहीं बड़ा-छोटा होगा और आपको मसला भी नहीं होगा कि मैंने कहाँ पे कौन-सा टॉपर लगाना था, किसने कितनी जगह ली है। अच्छा यहाँ पे जो खजूरें थी ना, ये मैंने फॉन्डेंट के साथ नहीं बनाई, बल्कि मैंने क्या किया है, मैंने छुहारे लिए हैं, थोड़ा-सा उनको हल्का-सा मैंने गोल्डन डस्ट लगाई है, ज़रा शाइन आ गई है उनके अंदर, नीचे एक-एक टूथपिक लगा के तो मैंने इस तरह से इन्हें केक के ऊपर एडजस्ट कर दिया था। तो ये नीचे टूथपिक आपने ज़रूर ऐड करनी है, इससे क्या होगा ये हिले-जुलेंगी नहीं, केक को ख़राब नहीं करेंगी। वरना देखें तस्वीर भी अपनी जगह फ़िक्स है, जो हमने स्टैंप लगाई है वो भी फ़िक्स है, लेकिन इन खजूरों का या छुहारों का मुझे डर था कि ये कहीं हिलने-जुलने से रास्ते में ट्रैवलिंग के दौरान केक को ख़राब ना करें, तो इसलिए इनके नीचे आपने टूथपिक लगा के इस तरह से इनको फ़िक्स कर देना है। थोड़े से मेरे पास एडिबल वाइट कलर के पल्स थे, जो कि मैंने इस तरह से इसके ऊपर ऐड कर दिए थे और इन्होंने इस केक को 4 चाँद लगा दिया था। अच्छा ये एडिबल पल्स भी आपको बेक हाउस बेकअवे से मिल जाते हैं। उसके अलावा केक के फ्रंट पे जो नेम लिखा है, ये मैंने फॉन्डेंट के कटर के साथ अल्फ़ाबेट्स के जो निकाले थे वर्ड्स, इनको आप हल्का-सा पानी लगा के केक बोर्ड के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे न्यूट्रल जेल इस्तेमाल की थी। न्यूट्रल जेल बिल्कुल हल्की-सी पतली सी एक लेयर मैंने लगाई थी और उसके ऊपर मैंने नेम वाले ये जो थे अल्फ़ाबेट्स के वर्ड्स, ये अटैच कर दिए थे। तो ये थी जी मेरे केक की फाइनल लुक। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। आज की वीडियो से आया कुछ सीखने को मिला है, केक का आपको कैसा लगा? तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।